नमस्कार दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन अब करने जा रहे हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह 9th क्लास का ज्योग्राफी का पहला भाग है और ये NCERT की बुक है और यह सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है और इसका हमें अध्ययन गहन रूप से करना चाहिए। यह भारत जो पहला चैप्टर है भारत के संदर्भ में दिया गया है, इसको हम गहनता से देखेंगे और समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो पढ़ना हमें यह है कि भारत आकार और उसकी स्थिति है ना। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब स्थिति के बारे में जान लें। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बता दें कि पूरे अर्थ को यानी पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर और दक्षिण में। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल, और दोनों के बीच जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे इक्वेटर या फिर हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जो है वह नॉर्थ में कर्क रेखा है जिसको कैंसर बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है वो मकर रेखा जिसको कैप्रिको बोलते हैं, है ना। तो अब इसके बारे में जानते हैं आगे। और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका आप हम लोग देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है। आप यहाँ पर देखें, जो यहाँ मैप दिया गया है उसमें भारत की स्थिति देखिए। यहाँ आप डॉट डॉट करके एक आप बिंदु देख रहे होंगे, यही इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है ना। और ये उत्तर की ओर जैसे जाएंगे ये नॉर्थ पोल हो गया और नीचे साउथ पोल हो गया। तो भारत की जो अवस्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अब इस चीज़ को समझना चाहेंगे कि आखिर ये हमें बताना क्या चाह रहा है कि भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है क्या। तो हम लोग देखते हैं, इस मैप से समझेंगे। दरअसल विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी जैसे जैसे हम उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं, चूँकि विषुवत रेखा एक 0 डिग्री उसको माना गया है। उत्तर की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो नॉर्थ पोल की तरफ 90 डिग्री और साउथ पोल की तरफ 90 डिग्री अवस्थित है। तो भारत की जो स्थिति है वह उत्तरी यानी कि नॉर्थ की तरफ 8 डिग्री 4 मिनट से इसकी सीमा रेखा शुरुआत होती है, और जैसे ही हम लोग ऊपर कश्मीर के तरफ पहुंचते हैं तो इसका सीमा जो लास्ट करता है वह 37 डिग्री 6 मिनट पर है। इसी तरह से इसकी आप अक्षांशीय विस्तार दे सकते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट आपका पश्चिमी दिशा में, वो पूर्वी दिशा में है और ये पश्चिमी दिशा है। तो इस तरह से भारत का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार इस तरह का। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हम यहाँ बता दें, एक तरीका है, एक सूत्र है जिसे आप याद कर सकते हैं कि यह कितने राज्यों से कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है और किन किन राज्यों से। तो इसका सूत्र है गुरा मछ झाँप त्रिमी। क्या बोले? गुरा मछ झाँप त्रिमी। गुजरात, राजस्थान, गुरा, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, झा प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो इस तरह से कर्क रेखा जो है वो भारत से कई राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे हम इस सूत्र से याद रख सकते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। चलिए हम इस स्थिति को भी देख लेते हैं कि भारत के जैसे पश्चिमी दिशा में आपका अरब सागर है और पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी है, और वहाँ पर अरब में आप देखेंगे कि वहाँ लक्षद्वीप समूह है और पूरब में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरह से हम इसको मैप से भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यह भारत का पश्चिमी भाग है और पश्चिमी भाग में अरब सागर है, और अरब सागर के दक्षिण में हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर लक्षद्वीप के छोटे छोटे जो आपका द्वीप अवस्थित हैं। वहीं हम पूर्वी भाग की तरफ आए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और उसके दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर मैप का अध्ययन करेंगे तो आपको याद रखना ज़्यादा सहूलियत रहेगा। आगे चलते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पूरा दिया नहीं गया है। मैं बता दूं कि भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है ना। तो इसे हम एक सूत्र से भी याद रख सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, भारत का 7वां स्थान कैसे है। इसका आपका एक सूत्र है रुकची संबरा आभा। रुकची संबरा आभा, रू क ची संबरा आभा। रू से हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, ची से हो गया चीन, स से हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत। भारत के बाद अर्जेंटीना का नंबर 8वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। यहाँ बता दें कि आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि पूरे भारत की जो आप लाइनिंग देख रहे हैं उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ तथा अंडमान और निकोबार, तो सभी का जो बाउंड्री लाइन है अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो 15,200 है। लेकिन अगर सिर्फ तटवर्ती जो समुद्र से केवल जुड़ा हुआ है जिसमें आपका द्वीप समूह भी आते हैं तो उसकी अगर सीमा रेखा देखें तो 7,516.6 किलोमीटर आता है। अब आते हैं भारत के उत्तर पश्चिमोत्तर जो भाग हुआ जिसमें राजस्थान ये सब आते हैं, पंजाब आते हैं। फिर उत्तर आपका जम्मू कश्मीर हो गया तथा उत्तरी पूर्वी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मणिपुर ये सब आते हैं, उस पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं। पर नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम वलित पर्वत का मतलब होगा कि वैसे पर्वत जिसका निर्माण अभी भी जारी है, और यह जो निर्माण होता है वह अवसादी चट्टानों के माध्यम से हो रहा है और इसमें इंटरनल फोर्स की वजह से उन पर्वतों का निर्माण जारी है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, जैसा कि हमने मैप में भी देख लिया है। कह रहा है कि चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। मैंने पहले ही बता दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट करेंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में जो 97 डिग्री 25 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट्स माइनस 68 डिग्री 7 मिनट्स अगर डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे तो इसमें हमें भी 30 डिग्री का अंतर पता चलेगा। ठीक है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वह उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। हाँ, देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे उत्तर से दक्षिण तक आपका लंबी है काफ़ी, और जबकि
अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को देखेंगे तो थोड़ा इसकी सीमा कम दिखता है ना। अब आगे चलते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यहाँ हम बता दें कि सूर्य जो है 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर काटती है, जैसे आप लोग जानते होंगे। और पृथ्वी का गोलाकार अगर अनुमानतः हम 360 डिग्री मानते हैं, तो अगर 360 डिग्री भागा यानी डिवाइडेड 24 आवर्स कर दें तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, 1 घंटे में 15 डिग्री राउंड कट जाती है। और चूंकि भारत में 30 डिग्री का अंतर है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में 15 दूना 30, 2 घंटे का अंतर है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 7 बजे सूर्य उदय होता है तो गुजरात में यह शाम के मतलब सुबह के 7 बजे सूर्य का उदय होगा। तो इस तरह से दोनों के बीच में समय का अंतर है। चूँकि समय का अंतर पूरे देश में एक जैसे मतलब अंतर ज़्यादा ना रहे और एक स्थिति सभी जगहों पर बनी रहे, इसी के लिए जो आपका 82.5 डिग्री, जो कि इलाहाबाद और इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से जो एक रेखा गुजरती 82.5 डिग्री, वहाँ से एक काल्पनिक रेखा उसको मान लिया गया है और उसी के आधार पर पूरे भारत का एक मानक समय तैयार कर लिया गया है। तो यहाँ देखेंगे तो 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक एवं अंतर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब इस लाइन को समझिए जो बता रहा है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना, अक्षांश का प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर जब आपका दिन और रात में फ़र्क पड़ता है। जैसे आप उत्तर से दक्षिण आप ऐसे लीजिए, जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, नीचे केरल में ले लीजिए, तो दिन और रात की अवधि में फ़र्क कैसे पड़ता है हम बता दें कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सालों भर सूर्य का रोटेशन होता है। तो सूर्य का प्रभाव जिस क्षेत्र में ज़्यादा समय तक रहेगा तो वहाँ दिन की अवधि अधिक रहेगी, लेकिन जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रभाव कम रहेगा, यानी कि 23.5 डिग्री से जैसे ही हम उत्तर की ओर जाते हैं जम्मू कश्मीर, तो वो लगभग आपका 40 डिग्री या फिर उसी के 35 या 40 डिग्री के आसपास में वो पड़ता है। तो वहाँ सूर्य का जो प्रकाश है वो तिरछा पड़ता है, तो वहाँ पर दिन की अवधि कम होगी। जबकि केरला 8 डिग्री 4 मिनट से वहाँ से शुरू होता है, तो वहाँ सूर्य का प्रभाव हमेशा बना रहता है। इस वजह से वहाँ दिन की अवधि जम्मू कश्मीर की तुलना में अधिक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूखंड पश्चिमी महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। इसको हम चित्र से भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो पीले रंग में है वो भारत है ना, और दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर के पूर्व में अटलांटिक या ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका इंडोनेशिया है, फिर आप देख सकते हैं एशिया है, यूरोप है, पूर्व में पश्चिम में जो आपका अफ्रीका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है ना। आगे चलते हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार जो है वह हिंद महासागर में शीर्षस्थ फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाया हुआ, जैसा कि हमने मैप में भी देखा। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। आप देखिएगा पूर्णतः वह अकेला स्थित है अपना भारत, और उसके आसपास कोई भी स्थिति जो भारत की है वैसी किसी देश की नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जिसको हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और यहाँ बताया जा रहा है, कोर्ट टेस्ट में है कि क्या आप जानते हैं सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब समझिए कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, एक बार मैप से देखते हैं। भौगोलिक खोज के पूर्व भारत के जो मसाले थे उसका यूरोपीय देशों में काफ़ी डिमांड था, चूँकि वो लोग मांसाहारी भोजन करते थे और मांसों को सुरक्षित रखने के लिए मसालों की आवश्यकता पड़ती थी। तो होता यूँ था कि अरब वाले भारत से मसाला लाते थे और
सुएज नहर के पास है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता था जहाँ यूरोप के और दुनिया भर के कई सारे व्यापारी वहाँ आते थे और मसाला या जो भी है सामान खरीद कर चले जाते थे। लेकिन 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में यहाँ कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, डिक्लाइन कर गया और वहाँ पर उस्मानी तुर्कों का कब्जा हो गया। फल इससे हुआ क्या कि अब यूरोप वालों का जो संपर्क था वो अरब वालों से टूट गया। इस वजह से उन्हें मसाले की आवश्यकता थी, तो उन्होंने भारत देश की खोज शुरू की और इस क्रम में आप देखिए कि वो कैसे भारत पहुंचते थे। उनकी जो सीमा थी वो यहाँ यूरोप से निकल करके भारत तक आने में इसको इतना लंबा दूरी तय करना पड़ता था, जबकि सुएज नहर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सुएज नहर से यहाँ डायरेक्ट आने में इनको काफ़ी कम समय और कम दूरी में ही इसको यहाँ पहुँच जाने में सुविधा होती थी। फलतः 1869 ईस्वी में जब इसको खोला गया तो यूरोपीय देशों को इससे काफ़ी लाभ पहुँचा। ठीक है, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम जानते हैं कि भारत का जो संपर्क है वो मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ रहा है। हमने इसके बारे में भी पिछला वीडियो बना दिया है, फर्स्ट भाग में भी आप उसे देख सकते हैं। परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभाग से अधिक होता था। ठीक है, तो उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत कम लोगों को, मतलब कम ही लोगों को ज्ञात नहीं है था। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। ये भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो पूरे विश्व में फैली हुई हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में भी देखा गया। तो कह सकते हैं कि भारत का जो लेन देन है, चाहे वो विचारों का हो या वस्तुओं का हो, तो ये प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। बहुत सारे प्रभाव हमने विदेशों से भी लिए और बहुत सारे प्रभाव हमने विशेष पर भी छोड़ा। तो इस वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में मैं इसके शेष भागों को अध्ययन करूंगा और इसके बारे में जानूंगा। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।